हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 125, 126 और 127। आज ये तीन आर्टिकल हम देखेंगे और ये तीनों आर्टिकल ही भाग 5 में हैं। भाग 5 में कौन सा भाग 5 है, साथ ही साथ अध्याय कौन सा है? 4। अध्याय 4 में है क्या? अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका, संघ अर्थात केंद्र की न्यायपालिका। और अध्याय 4 में कितने से कितने आर्टिकल तक आते हैं? 124 से 147 तक, यानी कि 124, 124, 124 से 147 तक ये टोटल आर्टिकल आते हैं अध्याय 4 में। याद रखिएगा, आपसे सीधे तौर पर भी पूछा जा सकता है कि भाग 5 के अध्याय 4 में क्या है। तो अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका और आर्टिकल कितने से कितने तक है? 124 से 147 तक। तो हमने इससे पहले 124 आर्टिकल देख लिया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के गठन वगैरह के बारे में सारी बात की गई थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करते हैं, उनको पद से कैसे हटा सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी बातें हमने 124 में देखी थी। अब हम बात करने वाले हैं, और हाँ, साथ ही साथ हमने अब तक 3 अध्याय, भाग 5 के अंतर्गत हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक अध्याय 4 के अनुच्छेद 125, 126 और 127 के बारे में। तो आर्टिकल 125 अर्थात 125 क्या कहता है? न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में। जो भी न्यायाधीश आप बिल्कुल हैं भाई, कोई काम करेगा तो पैसा, मनी, वेतन तो लेगा ही, बिल्कुल लेगा। तो यही बात है कि न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात किस आर्टिकल में की गई है? सीधे तौर पर आपसे ये पूछा जा सकता है। तो सीधे तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 125, आर्टिकल 125 में अर्थात 125 में वेतन के बारे में बात की गई है न्यायाधीशों के। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय अर्थात संदाय दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। क्या उच्चतम न्यायालय के ऐसे जो न्यायाधीश हैं उनकी बात की जा रही है? साहब, जितना वेतन क्या होता है समझते हैं ना, सैलरी। तो यही बात है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा, संसद, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर कोई बदलाव करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, विधि बनानी है, किसी चीज़ को बढ़ाना है, घटाना है, तो अमेंड कौन कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन को संसद कर सकती है। तो संसद ही उस विधि में बदलाव करेगी। तो यही कहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, यानी कि जो संसद तय करे कि हाँ, इनको इतना वेतन मिलना चाहिए। अब देखिए, मैं सिंपल वे में भी आपको बता सकती थी, परंतु अगर यही लैंग्वेज आ जाती, संदाय, आप पूछते संदाय का तात्पर्य क्या होता है। और कई बार अगर आप हिंदी माध्यम से पेपर दे रहे हैं तो हिंदी के वर्ड याद रखिए, क्योंकि कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो आप हिंदी से ज़्यादा बेहतर इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो आप बिल्कुल इंग्लिश वाला पेपर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इंग्लिश का भी लिखा रहता है साइड में, आप देख सकते हैं, परंतु हिंदी के वर्ड्स भी आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या संबंध है, इसका मतलब क्या होता है। जब आप मतलब समझेंगे तभी तो उसका आंसर सही देंगे। तो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता, यानी कि जब तक सरकार अर्थात हमारी संसद इस तरीका का कोई उपबंध नहीं कर देती, तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा, अर्थात ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो आप याद रखिए कि न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 125 में, 125 में, अर्थात 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है, परंतु वो वेतन होगा कितना, वो हमें पता चलता है दूसरी अनुसूची से। हम सारी अनुसूचियाँ भी पढ़ेंगे, पहले आर्टिकल कंप्लीट कर ले सीरियल वाइज, फिर अनुसूचियाँ भी पढ़ेंगे। तो दूसरी अनुसूची में आपसे पूछा जाए, अगर पूछें कि न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात कहाँ की गई है, तो आर्टिकल 125 क्लियर। और ये पूछा जाए कि वेतन होगा कितना, ये बात किस में है, तो आर्टिकल में तो है ही नहीं, दूसरी अनुसूची में है, सेकंड शेड्यूल में है, तो दूसरी अनुसूची में बात की गई है। तो बात यहाँ ये किया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि जो वेतन आज ही है वही हमेशा दिया जाएगा। महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए, महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए।
तो समय पे बदलाव भी बढ़ाए भी जाते हैं वेतन भत्ते। रेयरली ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि कम किया जाए, जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई थोड़ा कम कर लें या काट ले वेतन, तो वो सब अलग सिचुएशन है। परंतु ज़्यादातर आप सब जानते हैं, आप जॉब भी करते हैं तो क्या होता है, बढ़ाई जाती है ना सैलरी 1 साल में 2 साल में। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि सैलरी का उपबंध कौन करेगा, कौन तय करेगा कि इतनी इनको सैलरी मिलनी, इतना वेतन मिलना चाहिए, तो वो संसद विधि द्वारा तय करेगी। और जब तक वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करती, कौन, संसद, तब तक वही वेतन भत्ते मिलते रहेंगे जो दूसरी अनुसूची में है। जब वो उसमें चेंज कर देगी तो फिर वो वाले मिलने लग जाएंगे जो आगे चेंज किया है, अर्थात जो अब मिलते हैं वो किस दूसरी अनुसूची वाले मिलते हैं। और अगर बढ़ाना घटाना है तो संसद बढ़ाएगी घटाएगी, बढ़ाती ही है ज़्यादातर, बहुत रेयरली, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत ही रेयर कि चीज़ों में कटौती की जाए। इसमें तो बढ़ा दिया जाएगा, संसद बढ़ा सकती है। अब वो जब बढ़ा देगी तो वो फिर दूसरी अनुसूची में ऐड ऑन हो जाएंगे कि हाँ अब इतना मिलता है। और जब तक फिर संसद दोबारा उसमें चेंज नहीं करती तो जो दूसरी अनुसूची में दिए हुए हैं कि इतने वेतन मिलेगा वो इनको दिया जाएगा। तो कुल मिला के सीधी सी बात ये की गई थी इसमें। प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों को, इनके अपने कुछ विशेषाधिकार भी हैं, कुछ राइट्स भी हैं, तो प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थित छुट्टी और पेंशन के संबंध में जो भी, अर्थात ऑल ओवर आप कह सकें, जो भी न्यायाधीशों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनके बारे में बात करता है खंड 2 अनुच्छेद का 125 का खंड 2। तो प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में, तो जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, भत्ते, वेतन, पेंशन, जो भी उनके विशेषाधिकार हैं वो सारी दूसरी अनुसूची में ही लिखे हुए हैं, मिलेंगे। ये बात लिखी हुई है इसमें 125 में कि विशेषाधिकार होंगे, पेंशन मिलेगी, वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, ये बात लिखी हुई है कि मिलेंगे 125 में। परंतु कितने मिलेंगे, क्या फैसिलिटीज़ होंगी, वो बात करती है दूसरी अनुसूची। क्लियर रखिएगा ये दोनों डिफरेंस, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा, तो यही बात यहाँ भी की गई है कि जो भी भत्ते, पेंशन, विशेषाधिकार, सुविधा, छुट्टी अर्थात हॉलिडे मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते रहेंगे जो दूसरे अनुसूची में है। और उनमें कुछ चेंज करना होगा तो वो कौन करेगा, संसद करेगी। और जब वो चेंज कर देगी तो फिर उनको उस हिसाब से मिलने शुरू हो जाएंगे, और वही बदलाव फिर दूसरी अनुसूची में भी हो जाता है। फिर दूसरी अनुसूची में फिर जब तक चलता रहता है तब तक दोबारा संसद उसको चेंज नहीं करती। तो कुल मिला के बात ये याद रखिएगा, ऑल ओवर बात ये है कि अनुच्छेद 125 बात करता है न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन, विशेषाधिकार सबके बारे में। और परंतु वो भत्ते, वो पेंशन, वो सैलरी, वो छुट्टी, वो विशेषाधिकार क्या होंगे उनके बारे में बात करती है हमारी दूसरी अनुसूची की। है क्या भाई, वेतन मिलेगा, ठीक है मिलेगा, अनुच्छेद 125 में बोल दिया, भत्ते मिलेंगे, विशेषाधिकार मिलेंगे, हॉलीडेज मिलेंगे, क्या दिया, बिल्कुल मिलेंगे, पर मिलेंगे कितने, तो वो बात करती है हमारी दूसरी अनुसूची। परंतु अब इसमें क्या किंतु परंतु है, परंतु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थित छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात, यानी कि जब वो उस पद पर नियुक्त हो जाते हैं, उस पद पर बैठ जाते हैं, उस पद को ग्रहण कर लेते हैं, तो वही कहा गया उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी, जो उनके लिए लाभकारी नहीं है, परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर ये चीज़ हुई तो क्या होगा कि तुम हमारा ये काम करो, नहीं तो हम तुम्हारी छुट्टी काट देंगे, हम तुम्हारा वेतन कम कर देंगे, हम तुम्हें ये फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो एक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है ना, ब्लैकमेलिंग, कि हमारा ये काम करो नहीं तो ऐसा नहीं होगा। कहते नहीं, अच्छा घर में भी देख लीजिए तुम, अच्छा मेरा ये वाला वर्क कर दो, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दे दूंगा,
नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, तुमने उस दिन वो चॉकलेट खाई थी ना, वो ये ऐसे किए थे, वहाँ खेलने गए थे, तुम मम्मा को बिना बताए, ये सब बातें बता दूंगी। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, सीधी सी बात है कि अगर इस तरीके की बात यहाँ लिखी नहीं होगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट या, क्योंकि मंत्री भी सांसद में से ही चुने जाते हैं, कुल मिला के सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी होती है, तो इनको प्रेशराइज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि तुम हमारा ये काम नहीं कर रहे, हम तुम्हारी छुट्टी काट देंगे, हम तुम्हारे को इतना कम वेतन देंगे। अब जब वेतन की बात है, सैलरी कम मिलेगी, फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होंगी, जो इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे उनके विशेष अधिकार उन्हें नहीं मिलेंगे, फिर क्या वो दबाव में आ जाएंगे चीज़ें, तो वो उसी की तरह वर्क करने लगेंगे जो दबाव में आके काम करेंगे। तो इसीलिए कहा है कि जब वो अपने पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके पेंशन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी जो भी उनको मिलती है उसमें कोई भी अलाभकारी अर्थात जिनको उनसे लाभ नहीं है वो परिवर्तन आप नहीं कर सकते। क्लियर तौर पर संविधान में ये बात लिख दी गई है। चलिए आप बात करते हैं आर्टिकल 126 अनुच्छेद 126 क्या कहता है। अनुच्छेद 126 बात करता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी, आप देखते हैं राष्ट्रपति जी नहीं है तो उपराष्ट्रपति जी उनका पद पर बैठ जाते हैं। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति जी अपने पद पर नहीं हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, पद तो खाली नहीं छोड़ा जा सकता, तो उपराष्ट्रपति जी बैठ जाते हैं उस पर। लंबी लिस्ट है, उपराष्ट्रपति जी नहीं है तो न्यायाधीश, तो इस तरीके मुख्य न्यायाधीश बैठ सकते हैं। बहुत लंबी, आपसे पूछा भी जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति जी का पद किसी कारणवश खाली हो गया है, हो सकता है डेथ हो गई, कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ भी, तो क्या हो गया, उपराष्ट्रपति जी बैठेंगे। अगर वो भी नहीं है तो कौन बैठेगा, तो बैठते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए, तो ये बात यहाँ पर। अब ऐसे लोकसभा में क्या होता है, अध्यक्ष, हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं ना, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष बैठक करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो जो भी सभापति तालिका में जिसका भी नाम होगा वो बैठक करेगा। तो ऐसे किसी ने सीट खाली नहीं छोड़ते। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, जब किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, वो नहीं है सीट पर, तब क्या होगा, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, उनके बिहाफ पर कौन वर्क करेगा, इस बारे में बात करता है अनुच्छेद 126। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो, रिक्त अर्थात खाली हो, या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का, यानी कि उनका पद खाली है या वो अनुपस्थित है, एब्सेंट है, या अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, वो नहीं कर सकते, भाई उनसे नहीं हो पा रहा, हो सकता है भाई ऐसी सिचुएशन हो जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते, उसे निभाने में असमर्थ हैं, तो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से जो भी और अन्य न्यायाधीश हैं, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति को भी कौन नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति जी। जो भी न्यायाधीश होंगे उनमें से एक को, जो भी राष्ट्रपति जी इस प्रयोजन के लिए, इस कार्य के लिए, इस पद के लिए सही समझे, उनको नियुक्त करेंगे। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 126 में। अब अनुच्छेद 127 क्या बात करता है, तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज के बारे में। क्या होते हैं एडहॉक जज, पूछा भी जा सकता है आपसे कि तदर्थ न्यायाधीशों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 127। क्या होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, अभी देखते हैं। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त ना हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, तो यहाँ बात की गई है गणपूर्ति, यानी कि न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय को सत्र आयोजित करना है, कोई बैठक, कोई बेंच आयोजित करनी है, उसको चालू रखना है, तो उसके लिए गणपूर्ति आवश्यक है। याद है गणपूर्ति से कुछ, कोरम से कुछ वर्ड याद आया तो बताइए। हमने पार्लियामेंट में कोरम के बारे में पढ़ा है कि संसद में भी कोरम आवश्यक होता है। जब गणपूर्ति होती है, कोरम पूरा होता है, तभी वहाँ पर कार्रवाई होती है, अन्यथा नहीं होती। जब कोरम पूरा हो जाता है तब होती है कार्रवाई। तो ये बात यहाँ पर भी की जा रही है कि यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त ना हो, अर्थात कोरम पूरा ना हो। अब वो कोरम होगा कितना, वो अब इसमें नहीं दिया गया है, परंतु सिर्फ इतना कहा गया है जो भी वहाँ पे डिसाइड करते होंगे कोरम,
याद रखिएगा, आपसे कभी पूछा जाए कि क्या कि न्याय कितना कोरम होगा, ये बात संविधान में लिखी गई है कि न्यायाधीशों का कोरम अर्थात गणपूर्ति कितनी होगी, तो नहीं लिखी हुई, अभी आप देख लीजिएगा इसी आर्टिकल में। तो गणपूर्ति प्राप्त ना हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पहले सहमति लेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, और संबंधित उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से तो उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश किससे, जो भी संबंधित उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अहिर्त हो, यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो पहले राष्ट्रपति जी की पहले पूर्व अनुमति लेंगे। पूर्व अनुमति लेने के बाद जो भी संबंधित उच्च न्यायालय है जिससे भी वो चाहते हैं कि यहाँ से हम न्यायाधीश, इस तदर्थ न्यायाधीश को लेंगे, तो पहले वो अनुमति ले लेंगे राष्ट्रपति जी से। उसके बाद संबंधित उच्च न्यायालय के किसी भी ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता हमने पहले ही पढ़ ली है 124 आर्टिकल में, तो संबंधित उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अहिर्त अर्थात योग्य हो, और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नाम निर्दिष्ट करे, यानी कि जिसके नाम को सुझाव दे कि हाँ ये होना चाहिए, तो जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नाम निर्दिष्ट करे न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए, जितनी अवधि के लिए कहे कि भाई जितनी अवधि तक कोरम पूरा नहीं हो सकता, तो न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो, यानी कि जब तक उसकी आवश्यकता है उतनी अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। ये बात लिखी गई है कि कोरम पूरा करने के लिए किसी भी संबंधित उच्च न्यायालय से जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, परंतु वो न्यायाधीश होगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और कितनी अवधि तक, उस अवधि तक जितनी आवश्यक हो, यानी कि जितनी आवश्यक है सिर्फ उस अवधि तक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकता है। तो आपसे पूछा जाए तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज कब नियुक्त किए जाते हैं, तो वो नियुक्त तब किए जाते हैं जब कर्णपूर्ति, कोरम नहीं पूरी होता। अब कोरम पूरा नहीं होगा तो किस तरीके से न्यायालय में जो सत्र है, जो कार्रवाई है, वो कैसे चालू रखी जाएगी, तो कार्रवाई को चालू रखने के लिए, गणपूर्ति के लिए, कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। क्लियर? इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा, जो भी, यानी कि जो भी न्यायाधीश जिसका भी नाम निर्दिष्ट किया गया है उसका क्या कर्तव्य होगा। इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्वता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, अब जिस पद पर कार्य कर रहा है उसको भी तो बताना पड़ेगा, तो उतनी अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है कि हाँ इतने समय तक वहाँ काम करना है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित अपेक्षित है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो। और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है, यानी कि जब वो इस तरह उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होगा तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो क्लियर सी बात है ये बात तो, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति जी के बिहाफ पर उपराष्ट्रपति जी बैठते हैं राष्ट्रपति पद पर, तो बिल्कुल वो उनके कर्तव्य, उनके विशेष अधिकार का बिल्कुल जो उनको मिलते हैं राष्ट्रपति जी को उस समय वो ही उनको मिलेंगे जब उपराष्ट्रपति जी उनके बिहाफ पर बैठे हैं। यही बात यहाँ पर की गई है कि उनको भी, ऐसे ही लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी है कि जब वो पीठासीन है तो उनके भी वही विशेष अधिकार हैं। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि जब वो उच्चतम न्यायालय में बैठेंगे तो उनके विशेषाधिकार चीज़ें जो भी उसको मिलती
जो भी उनको वहाँ बैठने पर वहाँ के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के नाते जो भी विशेष अधिकार, शक्तियाँ, अधिकार मिलते वही मिलेंगे। तो ये बात यहाँ पर की गई है। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि हम बात कर रहे थे सिर्फ अभी तक वेतन, हमने बात कर ली उच्चतम न्यायालय के गठन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी कैसे उनको पद से हटाया जा सकता है। कुल मिला के सारी बातें हमने 124 में कर ली। आज हमने 125 में न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, इन सब के बारे में बात कर ली। दूसरे हमने 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में, यानी कि अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, अपना कार्य नहीं कर सकते, असमर्थ हैं अपना जो उनका कर्तव्य निभाने में, तब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ये देख लिया हमने आज बात कर ली अनुच्छेद 127 में तदर्थ अर्थात एडहॉक जज के बारे में, तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।